हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 12 की इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों डियर स्टूडेंट्स, जो है ना हमारी क्लास 12 केमिस्ट्री में यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट चल रहे हैं, जिसमें हमारा 16वां वर्ग चल रहा था। ठीक है, और ये 16वें वर्ग की मेरे भाई आज की जो है ना लास्ट वीडियो रहेगी। तो आज की वीडियो में हम 16वां वर्ग पूरा फिनिश कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो कल से हमारी न्यू यूनिट 8 स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो मेरे भाई आप कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ाई के लिए अभी आपको बहुत हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 की इस लेटेस्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों क्लास 12 की केमिस्ट्री में हमारी ये जो यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम 16वां वर्ग पढ़ रहे थे। और ये 16वां वर्ग मतलब 6A समूह, जिसमें आज की ये जो वीडियो 16वें वर्ग की लास्ट वीडियो रहेगी और हमारा 16वां वर्ग फिनिश। और 16वें वर्ग फिनिश होने के साथ साथ हमारी ये यूनिट 7 है, ये भी टोटली फिनिश हो जाएगी। कल से हमारी नेक्स्ट यूनिट 8 स्टार्ट होगी, है ना। तो मेरे भाई आप कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एग्जाम आपके फरवरी में है। फरवरी में एग्जाम है, तो इस हिसाब से आपको कंटिन्यू पढ़ाई करना है। और मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट कर दी है, जो शाम को 8:30 बजे चलती है लाइव क्लास। तो आप उसको भी ज्वाइन करो, है ना। पढ़ाई करो कंटिन्यू, है ना, मस्त तरीके से, है ना, क्योंकि आपके टीचर आपके साथ मेहनत कर रहा है, तो आपको भी मेहनत तो यहाँ पर करनी पड़ेगी यार, है ना। ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम सल्फर के यौगिक में 2 यौगिकों को फुली कंप्लीट करेंगे। भौतिक गुण, रासायनिक गुण एवं उपयोग सभी के साथ पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इस सल्फर डाइऑक्साइड के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग सबके साथ इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। इस हाइड्रोजन सल्फाइड को भौतिक गुण, रासायनिक गुण इसके साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड कैसा होता है, क्या होता है, उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस सल्फर डाइऑक्साइड के भौतिक गुणों के बारे में बताता हूँ। भौतिक गुणों से हमें ये पता चलेगा कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता क्या है। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए भौतिक गुण। तो भौतिक गुण नंबर 1 इसका ये है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है मेरे डियर स्टूडेंट, सल्फर डाइऑक्साइड, इसका कोई रंग नहीं होता, मतलब ये रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन। तो ये रंगहीन होता है, ठीक है। लेकिन रंग तो इसका कुछ नहीं होता, लेकिन इसकी जो गंध है वो गंध आती है, और गंध आती है इसकी तीक्ष्ण। कैसी? तीक्ष्ण गंध का मतलब जानते हो? तीक्ष्ण गंध का मतलब ऐसी गंध जिसको लेने से हमें तुरंत खांसी आए, कफ आए, छींक आए, है ना। तो इसे हम बोलते हैं तीक्ष्ण गंध। ठीक है, तो रंगहीन, तीक्ष्ण। ठीक है, यहां लिख देंगे हम तीक्ष्ण गंध युक्त गैस है। मतलब आपको ये तो पता ही है ना, SO2 गैस अवस्था में होता है। SO2 कौन सी अवस्था में है? गैस। तो ठीक है, तो ध्यान रखना ये रंगहीन तीक्ष्ण गंध युक्त गैस है, याद रखना। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 2 ये है कि यह वायु से भारी होता है। यह वायु से भारी होता है। वायु से भारी कैसा होता है आपको बता रहा हूं। देखो ये आपका क्या है? O2, और ये आपका क्या है? SO2। ठीक है, तो देखो एक O है, इस एक O का भार कितना होता है? 16, तो 2 का कितना हो जाएगा? 32। अब यहाँ S का खुद ही 32 होता है भार। एक S का 32 कितना होता है भार? तो और 32 ये है, तो 32 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर? 64 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 64। तो देखो ये वायु से भारी है ना, इसका भार 32 है, इसका भार कितना है? 64। तो वायु से भारी है और लगभग दुगना है। वायु का क्या है? दुगना है ना, ये 32 और ये 64। तो ध्यान रखना ये वायु से भारी होता है, और कितना भारी होता है? ये दुगना होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका ये है, देखो इसकी गंध कैसी आती है? तीक्ष्ण आती है। कैसी आती है? तीक्ष्ण। यदि इस SO2 को हम ज्यादा सूंघ लें तो हमारे सिर में दर्द होने लगता है, हमें चक्कर आने लगते हैं। ध्यान रखना, तो SO2 को ज्यादा सूंघना नहीं है, रिस्क नहीं लेना आपको। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे इसे ज्यादा सूंघने पर
सिर में दर्द होता है। ठीक है, किस में दर्द होता है? सिर में दर्द होता है। ठीक है, इतना हमारे याद रखना है। ये हमारा 3 पॉइंट हो गए और ये हमारा 4th पॉइंट। 4th पॉइंट डियर स्टूडेंट इसका ये है, ये जल में विलेय है। ये है जल में विलेय है, मतलब ये जो गैस है एक ऐसी गैस है जो जल में मिल जाती है, जल में घुल जाती है। ठीक है, और जल के साथ मिलकर बनाएगी क्या, उस चीज को मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना, उस चीज को मैं रासायनिक गुण में बताऊंगा। ठीक है, अभी तो आप इतना याद रखना कि जो SO2 है जल के साथ मिलाओ तो जल के साथ मिल जाती है। अब जल के साथ मिलने पर बनाती क्या है उसको मैं अब भी बता रहा हूं, बस जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलो, तो ये इसके भौतिक गुण हो गए। भौतिक गुण याद रखना, ये रंगहीन है, तीक्ष्ण गंध युक्त गैस है, यह वायु से भारी होता है, इसे ज्यादा सूंघने पर सिर में दर्द होने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है, ये जल में विलेय होती है। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट इसके हुए भौतिक गुण। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आप स्क्रीनशॉट लो, अपनी कॉपी में इसको डन करो। ठीक है, चलो इसको मैं हटा रहा हूं और अब आप पहुंचते हैं रासायनिक गुणों पे। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए रासायनिक गुण। ठीक है, कौन सी गुण? रासायनिक गुण। ठीक है, चलो एक सेकंड मैं डाल दूं हेडिंग रासायनिक गुण। ठीक है, अपनी कॉपी में हेडिंग डालो और रासायनिक गुण नंबर 1। रासायनिक गुण नंबर 1 में आपको हेडिंग डालना है ताप का प्रभाव। किसका प्रभाव? ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव मतलब आपको क्या करना है, इस SO2 को गर्म करना है। ताप का प्रभाव का मतलब क्या होता है? ताप का प्रभाव का मतलब सिर्फ यही है कि आपको इस SO2 को गर्म करना है। SO2 को आपको गर्म करना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा SO2। इस SO2 को हम गर्म कर रहे हैं, तो ये हमने गर्म का यहाँ पर साइन दे दिया, इस गर्म का हमने इसमें साइन दे दिया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आपको इतना याद रखना है कि आपको 310 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही आप इसको गर्म करना है। 310 डिग्री सेल्सियस से नीचे गर्म नहीं करना, इससे ऊपर ही गर्म करना है। ठीक है, तो यदि इस SO2 को आप गर्म करोगे, इस SO2 को डियर स्टूडेंट आप इसको गर्म करोगे तो आपको प्राप्त होगा गंधक। और गंधक क्या होता है? S, जिसको हम बोलते हैं सल्फर। जिसको हम क्या बोलते हैं? सल्फर, है ना। यदि आप इसको गर्म करोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? S। क्या प्राप्त हो जाएगा? S। इसके बाद इसमें एक गैस निकल जाएगी, एक गैस के रूप में एक पदार्थ निकलेगा जो होगा आपका SO3, सल्फर ट्राई। 3 के लिए ट्राई बोलते हैं, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, गर्म करोगे तो सल्फर बनेगा और सल्फर ट्राई ऑक्साइड इसमें से बाहर निकल जाएगा। ओके, चलो बैलेंस करना है तो S कितने यहाँ पर? 2, तो यहाँ पर 2 लगा दिए। ठीक है, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कितना है? यहाँ पर आपका 3 ही है, तो यहाँ पर एक काम करो 2 लगाओ। यहाँ पर कितने लगाओ आप? 2, तो आप ये आपके पास कितने हो गए ऑक्सीजन? 3 दूनी 6, तो यहाँ आप लगा दो 3। ठीक है, तो 2S और एक 3, यहाँ पर 3S और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। तो ध्यान रखना आपको, है ना। ताप का प्रभाव, तो आपकी इसमें थ्योरी क्या लिखाएगी? थ्योरी में लिखा नहीं रहा हूं, बाकी जरूरत पड़ेगी तो आपको लिखना तो पड़ेगा। तो क्या लिखोगे? SO2 को गर्म करने पर गंधक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? गंधक। और यहां से SO3 जो गैस है वो गैस के रूप में निकल जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट आपका जो रहेगा वो रहेगा ज्वलनशीलता। ज्वलनशीलता। ठीक है, अब ज्वलनशीलता का मतलब ये है, ज्वलनशीलता में क्या बताते हैं? ज्वलनशीलता में ये चीज बताते हैं कि जो SO2 है वो जलेगा या नहीं जलेगा, ये चीज बताई जाती है। ज्वलनशीलता में SO2 जलेगा या नहीं जलेगा ये बताया जाएगा। तो मेरे डियर स्टूडेंट, जो SO2 है ना तो जलती, SO2 जलती नहीं है और ना ही जलने में सहायक होती है। जैसे आपका कोई आगी जल रही है, उसमें घी डाल दो तो घी जलने में सहायक होता है और ज्यादा आगी जलती है, पता है ना आपको, और ज्यादा आगी जलती है। तो आपको SO2 ऐसा नहीं है, SO2 ना तो जलता है और ना ही जलने में सहायक होता है। SO2 अगर डाल दोगे तो आगी जो जल रही होगी वो बुझ और जाएगी, है ना, बल्कि और ज्यादा नहीं जलेगी। तो इसमें आप यही लिख लेना, SO2 ना तो स्वयं जलती है और ना ही जलने में सहायक होती है। ये पॉइंट आप इसमें लिख लेना। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आप लिख लेना। अब नेक्स्ट आप 3rd पॉइंट जो है ना वो है आपका जल से क्रिया। क्या है? जल से क्रिया। अब देखो, हमने अभी देखा था, अभी हमने भौतिक गुण में आपको बताया था कि ये जल में विलेय है।
अब ये हम देख रहे हैं जल में विलय तो है, लेकिन जल में मिलकर क्या बनाता है ये चीज देखेंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारा रहा SO2 और ये रहा आपका जल। क्या रहा? जल। अब मेरे भाई थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये याद रखना है, यदि आप इस जल से क्रिया करा रहे हो, इसमें जल से क्रिया करा रहे हैं, यदि आप यहाँ पर जल की मात्रा कम ले रहे हो, जल की मात्रा आप क्या ले रहे हो? कम। यदि SO2 क्रिया कर रहा है जल से और जल की मात्रा है कम, जल की मात्रा क्या है? कम, तो आपका प्राप्त होगा H2SO3। H2SO3 जो मैंने आपको कल बताया था, ऑक्सी अम्ल पढ़ा रहा था तो बताया था, जो आपका होता है सल्फ्यूरस अम्ल। क्या होता है? सल्फ्यूरस अम्ल। तो आपको प्राप्त हो जाएगा सल्फ्यूरस अम्ल। कब? जब आपको जल की मात्रा यदि कम लोगे तब। यदि जल की मात्रा कम है तो आपको क्या प्राप्त होने वाला है? H2SO3 जो रहेगा आपका सल्फ्यूरस अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरस अम्ल। लेकिन मेरे डियर स्टूडेंट, यदि आपने जल की मात्रा ज्यादा ली है, यदि जल आपका जो ज्यादा मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में है, तो SO2 इस जल से क्रिया करके बनाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, जो होगा आपका H2SO4। आपको पता है ना ये क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ध्यान रखना, आपको क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। लेकिन इसमें एक चीज और आपको याद रखना है, सल्फ्यूरिक अम्ल तो बनेगा, यदि ज्यादा जल होगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा, कम जल होगा तो सल्फ्यूरस अम्ल बनेगा, है ना। लेकिन ज्यादा जल होगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल तो बनेगा, उसके साथ साथ आपका एक हाइड्रोजन और बनेगा, और एक हाइड्रोजन यदि होता है तो उसे हम बोलते हैं नवजात हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन अगर होता है तो उस हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? नवजात हाइड्रोजन। तो ये आपका बन जाएगा नवजात हाइड्रोजन। नवजात हाइड्रोजन कब? जब जल की अधिक मात्रा होगी तब। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा और उसके साथ क्या बन जाएगा? नवजात हाइड्रोजन। इस बात को हमेशा आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब यहां से नवजात हाइड्रोजन बन गया, नवजात हाइड्रोजन बाहर बन गया। देखो नवजात हाइड्रोजन बन गया। अब यहां से एक पॉइंट और निकाल रहा हूं मैं, उसको आप समझो। देखो आपको पता है जो ऑक्सीजन O2 देता है, O2 देता है, या जो नवजात ऑक्सीजन देता है वो कौन सा होता है? वो होता है ऑक्सीकारक। कौन क्या होता है? वो ऑक्सीकारक। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, जो नवजात ऑक्सीजन देता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीकारक। क्या? ऑक्सीकारक। अब ये बात आपको याद रखना है मेरे भाई, जो नवजात हाइड्रोजन देता है, जो नवजात हाइड्रोजन देता है उसमें होता है अपचायक गुण। कौन सा गुण? अपचायक गुण। तो ये अपचायक गुण होता है, मतलब SO2 जो है वो अपचायक होता है, क्योंकि इसने नवजात हाइड्रोजन दिया ना जल से क्रिया करके, मतलब जो आपका SO2 है वो क्या है? अपचायक गुण प्रदर्शित करता है। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखना SO2 आपका अपचायक प्रकृति का होता है, ठीक है, और जल से क्रिया करके आपका क्या बनाता है? अम्ल बनाता है। देखो यहाँ भी अम्ल बनाया और यहाँ भी अम्ल बनाया, ये सल्फ्यूरस अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। अब यहां से मैं एक पॉइंट और निकाल रहा हूं, उस पॉइंट को आपको याद रखना है। वो पॉइंट मेरे डियर स्टूडेंट आपका ये है कि जो ऑक्सीकारक प्रकृति का होता है और जो अपचायक प्रकृति का होता है, अपचायक प्रकृति का होता है और जो ऑक्सीकारक प्रकृति का होता है, इन दोनों प्रकृति के कारण जिसमें भी ये गुण होता है वो उसमें ब्रंजक गुण पाया जाता है। उसमें कौन सा गुण पाया जाता है? ब्रंजक गुण पाया जाता है। अब ये ब्रंजक गुण क्या है? तो ब्रंजक गुण को मैं पहले भी समझा चुका हूं और अब भी समझा रहा हूं। ऐसे पदार्थ जो रंगीन पदार्थों को, किसको? रंगीन पदार्थों को रंगहीन कर देते हैं, ऐसे पदार्थ ब्रंजक पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो रंगीन पदार्थों को रंगहीन कर दें उन्हें हम बोलते हैं ब्रंजक पदार्थ। कौन से पदार्थ? ब्रंजक पदार्थ। और ये गुण जिन पदार्थों में होता है उन्हें हम बोलते हैं ब्रंजक गुण। कौन सा गुण? ब्रंजक गुण। और ये गुण उन्हीं यौगिकों में पाया जाएगा जो अपचायक प्रकृति के होंगे या फिर ऑक्सीकारक प्रकृति के होंगे। यदि अपचायक प्रकृति का और ऑक्सीकारक प्रकृति का है तो उसमें रंगीन पदार्थ को रंगहीन करने का गुण होगा और ये गुण कहलाता है आपका ब्रंजक गुण। मतलब SO2
में व्यंजक गुण पाया जाता है। SO2 मतलब रंगीन पदार्थों को रंगहीन कर सकता है। तो कैसे करेगा उसको हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगला जो हमारा गुण है वो व्यंजक गुण है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं और अब भी बता रहा हूं, वे पदार्थ जो रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देते हैं वे पदार्थ व्यंजक पदार्थ कहलाते हैं, और यह गुण जिस पदार्थ में होता है वह गुण कहलाता है व्यंजक गुण। और ये गुण उन्हीं पदार्थ में होगा, आप याद रखना, जो अपचायक हो या फिर जो ऑक्सीकारक हो, उनमें ही गुण ये होता है। जैसे ओजोन में हमने ये गुण पढ़ा था, है ना, उसी टाइप से ओजोन क्या था, ऑक्सीकारक था, तो उसमें ये गुण था। और ये हमने SO2 देखा, ये अपचायक है, ये क्या है, अपचायक प्रकृति का है, इसलिए इसमें ये गुण है। तो आपको याद रखना है कि जो SO2 है उसमें व्यंजक गुण पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देता है। कैसे करता है उसको समझो। तो देखो मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले यहां पर मान के चलो ये एक फूल है, ठीक है, यहां पर मैंने ये एक फूल बना दिया है, ठीक है, ये एक मैंने फूल बना दिया, ठीक है, ये फूल बना दिया है। तो सबसे पहले ये फूल मान के चलो ये लाल कलर का है। कौन से कलर का है, लाल कलर का। तो सबसे पहले SO2 इस पर आकर गिरेगा, इस पर आकर ये SO2 जो है ना वो गिरेगा, और SO2 यहां पर आके गिरेगा, और ये जो SO2 यहां पर आके गिरकर इस फूल में जितनी नमी होगी, जितनी नमी होगी मतलब जितना जल होगा, नमी मतलब जल ही होता है, जितनी नमी होगी उस नमी से क्रिया करेगा, जितनी नमी होगी उस नमी से क्रिया करेगा, और नमी से क्रिया करके ये बना देगा H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और क्या उत्पन्न कर देगा, नवजात हाइड्रोजन। और नवजात हाइड्रोजन, ये है नवजात हाइड्रोजन, इस नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न करने के कारण ये कौन सी प्रकृति का होगा, अपचायक। कौन सी प्रकृति का, अपचायक प्रकृति का होगा। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले फूल यहां पर जाके गिरेगा, और फूल यहां जो SO2 सबसे पहले इस फूल पे आके गिरेगा, और इस फूल की नमी से क्रिया करेगा। SO2 इस फूल की नमी से क्रिया करके बना देगा सल्फ्यूरिक अम्ल, और इस नवजात हाइड्रोजन को उत्पन्न कर देगा, है ना। इस फूल पे ही हो रहा है। तो अब फूल पर क्या उत्पन्न हो गया, इस फूल पर नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न हो गया है, समझ गए। अब ये फूल नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न हो गया। अब इस फूल किस कलर का है, लाल कलर का है। तो ये जो नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न हुआ है, ये नवजात हाइड्रोजन जितना भी जो लाल कलर है उस पूरे लाल कलर को सोख लेगा, अपने अंदर सोख लेगा, अपने अंदर अवशोषित कर लेगा, और पूरा कलर सोख लेगा, खींच लेगा। तो ये कलर, लाल कलर है, पूरा चला जाएगा। अब कैसा वो रह जाएगा, अब बचा वो रंगहीन। तो जो पदार्थ है वो रंगहीन बन जाता है, समझ गए ना कैसे, ठीक है। तो नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न किया, और नवजात हाइड्रोजन ने किससे क्रिया की, जैसे ये लाल कलर का फूल था, तो इस नवजात हाइड्रोजन ने इस लाल कलर से क्रिया की, और लाल कलर को अपने अंदर खींच लिया, अपने अंदर अवशोषित कर लिया, और ये लाल कलर था वो अब बन गया रंगहीन। क्या बन गया, रंगहीन। तो इस टाइप से मेरे भाई जो SO2 है वो कलर उड़ा देता है, ठीक है। तो व्यंजक गुण ये इंपॉर्टेंट गुण है, इसलिए मैंने इसकी थ्योरी लिख दी है और आपको समझा रहा हूं, ठीक है। यह रंगीन पदार्थ एवं गीले फूल फल पत्तियों एवं कपड़ों का रंग उड़ा देता है। रंगीन पदार्थ का, गीले फूल हो, पत्ती हो या कपड़े हो, गीले है ना, उनका रंग उड़ा देता है, ठीक है, उनका रंग उड़ा देता है। क्योंकि यह नमी की उपस्थिति में जल से क्रिया करता है। नमी है तो जल तो हो गई, जल से क्रिया करके नवजात हाइड्रोजन, ये नवजात हाइड्रोजन है, इस नवजात हाइड्रोजन देता है। जो रंगीन पदार्थ के रंग, जो रंगीन पदार्थ का रंग होगा, जिस भी कलर का होगा, उस कलर को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, सोख लेगा और रंगहीन बना देगा। समझ गए ना, ये रिएक्शन है। SO2 जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल, नवजात हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन जो भी कलर होगा उसको सोख लेगा और उसको क्या बना देगा, रंगीन। तो यहाँ पर जो भी कलर होगा, तो डिफरेंट कलर हो सकते हैं, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, तो मैं यहाँ पर रंगीन लिख दे रहा हूँ। क्या करता हूँ, रंगीन, है ना, रंगीन पदार्थ से क्रिया करेगा और रंगहीन उसको कर देगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें ये व्यंजक गुण होता है, ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बट इसमें एक ट्विस्ट है,
बट इसमें एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है, आप समझो। अब देखो, रंगीन पदार्थ से क्रिया कौन ने की? नवजात हाइड्रोजन ने। अब रंगीन पदार्थ से क्रिया नवजात हाइड्रोजन ने की, है ना, और उसको क्या बना दिया? रंगहीन बना दिया। क्या बना दिया? रंगहीन। मतलब ये जो रंगहीन पदार्थ बना है इसके साथ नवजात हाइड्रोजन है, इसके साथ नवजात हाइड्रोजन है, क्योंकि नवजात हाइड्रोजन ने ही तो रंगीन पदार्थ को रंगहीन किया है, तो रंगहीन पदार्थ में नवजात हाइड्रोजन होगा, सिंपल सी बात है, होगा, है ना। अब ये जो रंगहीन पदार्थ जिसमें नवजात हाइड्रोजन है, ये नवजात हाइड्रोजन वायु, देखो आपको ये पता है वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है, आपको पता है 21%, 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है। तो ये नवजात हाइड्रोजन है वायुमंडल की ऑक्सीजन से, वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है उस वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना देंगे। क्या बना देंगे? जल। जो नमी से उसने क्रिया की थी वो नमी फिर से वापस आ जाएगी, नमी फिर से वापस आ जाएगी। आया ना, फिर से जल बनाना, तो ये नमी फिर से वापस आ जाएगी और फिर से वापस नमी होने के कारण जो आपका जिस भी फूल का, फल का, पत्ती का, कपड़े का रंग उड़ा था वो रंग वापस आ जाएगा, वो रंग वापस आ जाएगा। मतलब हम यह कह सकते हैं कि SO2, जो SO2 है, SO2 की जो विरंजन क्रिया है, कौन सी क्रिया है? विरंजन क्रिया, मतलब रंग उड़ाने की क्रिया है, विरंजन क्रिया अस्थायी होती है। कैसी होती है? अस्थायी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके द्वारा जो रंग उड़ता है वो वापस आ जाता है, वापस आ जाता है, ठीक है। क्योंकि नवजात हाइड्रोजन वायुमंडल में नवजात हाइड्रोजन वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है, वो जल ऑक्सीजन से क्रिया करके फिर से नमी वापस करता है और रंग वापस आ जाता है। तो अभी तो आपको मैं समझा रहा था, इतनी चीजें आपको याद रखना है। तो इसमें इतनी चीजें याद रखना है कि SO2 की जो विरंजन क्रिया है, रंग उड़ाने की क्रिया है, वो अस्थायी होती है। मतलब SO2 द्वारा जो रंग उड़ता है वो वापस आ जाता है, वापस आ जाता है, अस्थायी होता है। तो आज के बाद एक पॉइंट आप नोट करके लिख लो, यदि नवजात हाइड्रोजन के कारण, यदि नवजात हाइड्रोजन के कारण यदि रंग उड़ता है तो वो रंग वापस आ जाता है, वापस आ जाता है। मतलब अपचायक गुण के कारण यदि रंग उड़ा तो वो रंग वापस आ जाएगा, इतना याद रखना। इसलिए SO2 की विरंजन क्रिया अस्थायी। बट जो आपका O3 था, ओजोन था, उसमें ऑक्सीकरण द्वारा विरंजन हो रहा था। किसके द्वारा? ऑक्सीकरण, मतलब नवजात हाइड्रोजन द्वारा। अब वायुमंडल में नवजात ऑक्सीजन, ओजोन में जो विरंजन हो रहा था वो नवजात ऑक्सीजन द्वारा हो रहा था, ठीक है। तो वायुमंडल में हाइड्रोजन तो होता नहीं है, तो ये नवजात ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन से क्रिया कर नहीं पाएगा, क्योंकि वायुमंडल में हाइड्रोजन नहीं होता, तो क्रिया नहीं कर पाएगा और नमी वापस नहीं आ पाएगी और रंग वापस नहीं आएगा। मतलब ओजोन की जो विरंजन क्रिया है वो स्थायी होती है, लेकिन SO2 की विरंजन क्रिया अस्थायी होती है। समझ गए ना? तो ये पूरा मैंने फुल आपको समझा दिया है। इसके बाद आपको एक पॉइंट ये नोट करके रखना है मेरे भाई कि O3 की विरंजन क्रिया स्थायी होती है जबकि SO2 की विरंजन क्रिया अस्थायी होती है। क्यों? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। O3 की विरंजन क्रिया स्थायी, SO2 की विरंजन क्रिया अस्थायी होती है, क्यों? ये आपको नोट करना है और आपको कल मुझे कंप्लीट करके बताना है। आज ही मुझे कंप्लीट कर लेना और बता देना कि सर आई हैव डन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो SO2 के उपयोग देख लेते हैं। सबसे पहला उपयोग हम अभी देखा था विरंजक के रूप में, मतलब रंगीन पदार्थ को, रंगीन किसी का रंग उड़ाना है तो इसका उपयोग कर सकते हैं विरंजक के रूप में, है ना। इसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल हमने बनाया था, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में भी इसका यूज होता है, ठीक है। इसके बाद रोगाणु नाशक, कुछ रोगाणुओं को नाश करने के लिए इसका यूज होता है। इसके बाद पेट्रोलियम शोधन में, है ना। ऐसा नहीं है कि पेट्रोलियम का पूरा शुद्धिकरण इसके द्वारा ही किया जाता है, नहीं, कुछ हेल्प बस इसकी कहीं ली जाती है, तो इसलिए इसका यूज हो गया कि पेट्रोलियम के शोधन में। जो पेट्रोलियम का शुद्धिकरण होता है, पेट्रोलियम ऐसे नहीं बनता, पेट्रोल ऐसे नहीं बनता, बहुत सा शुद्धिकरण किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसकी हेल्प ली जाती है। तो पेट्रोलियम के शोधन में इसका उपयोग हो गया। तो ये हमारा SO2 टोटली फिनिश हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे।
तो डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ना, सबसे पहले इस हाइड्रोजन सल्फाइड को हम बनाना सीखते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो यदि आपको H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को बनाना है तो कुछ नहीं करना है, आपको आयरन सल्फाइड, ये आपका आयरन सल्फाइड है, ये क्या है आपका आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड। इस आयरन सल्फाइड पर आपको अम्ल की क्रिया कराना है। किसकी क्रिया कराना है? अम्ल। अम्ल अब आपके अनुसार होगा, जैसे आप HCl अम्ल ले लो, क्या ले लो? HCl। तो जैसे ही हम इस HCl अम्ल की क्रिया इस पे कराएंगे तो आपको पता ही होना चाहिए मेरे भाई होता क्या है। ठीक है, हमें क्या बनाना है? H2S बनाना है। तो आपका जो H है और ये यहाँ पर S है, आपस में क्रिया करेंगे। ठीक है, तो देखो आप H आपका ये है और S आपका ये है। H पर होता है 1 प्लस, S पर होता है 2 माइनस, तो ये इधर और ये इधर, तो ये इधर और इधर आएगा तो ये बन जाएगा H2S। अब बचा क्या? Fe और Cl। तो ये Fe पर कितना होता है? Fe पर होता है 2 प्लस, Cl पर होता है 1 माइनस, तो ये इधर और ये इधर, तो ये बन जाएगा FeCl2। तो इस टाइप से आपका यदि आयरन सल्फाइड पर अम्ल, जैसे HCl अम्ल है ना, अम्ल की क्रिया करा दें तो आपका H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इनको बैलेंस करना है, तो देखो बैलेंस करो। यहाँ पर H कितने हैं हमारे पास? 2, तो इसमें आप बस 2 लगा दो, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद एक दूसरी मेथड भी हम बनाने की देखते हैं। जैसे आपका ये आयरन सल्फाइड है, ये है आयरन सल्फाइड, इस पे आपको दूसरे अम्ल से भी बना सकते हो। जैसे हमने H2SO4 ले लिया, क्या ले लिया? H2SO4। इस H2SO4 की क्रिया कराएंगे तब भी आपका आयरन सल्फाइड बन जाएगा। यहां से ये H2 और ये S क्या बना देंगे? H2S। वैसे ही बनाना आप क्रिया करके, है ना। जैसे H जब क्रिया करने आएगा तो H अकेला ही आएगा, है ना, तो H पर 1 प्लस, S पर 2 माइनस, इस टाइप से आप बना लेना, है ना। और ये Fe और SO4, तो ये बन जाएगा आपका FeSO4। तो आपका ये आयरन सल्फाइड बन गया। तो इस टाइप से हम आयरन सल्फाइड, सॉरी, हाइड्रोजन सल्फाइड को बना सकते हैं। किस पर? आयरन पर अम्ल की क्रिया कराने पर, है ना। तो ये प्रयोगशाला में इजिली आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है, यदि प्रयोगशाला में आपको H2S बनाना है तो आयरन सल्फाइड आपको मिल जाएगा प्रयोगशाला में, उस पर अम्ल की क्रिया करा देना, H2S बन जाएगा। अब हम इसके भौतिक गुण देख ले रहे हैं। ये इसके भौतिक गुण है। भौतिक गुण नंबर 1 जो आपका H2S है, क्या है? H2S के भौतिक गुण पढ़ रहे हैं। तो ये H2S है, रंगहीन है। कैसा है? रंगहीन। इसका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन है, लेकिन गंध होती है, और गंध इसकी होती है सड़े अंडे जैसी। जिसने सड़े अंडे की गंध ली है, जिसको पता है, तो वो बता सकता है कि साहब इसकी गंध कैसी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसकी गंध सड़े अंडे जैसी होती है। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें ऑब्जेक्ट में आता है कि ऑब्जेक्ट में ब्लैंक्स में या फिर कुछ भी अलग टाइप से आपका ये ब्लैंक्स में ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है कि H2S की गंध खाली स्थान जैसी आती है, तो आपको बताना पड़ेगा H2S की गंध सड़े अंडे जैसी आती है। ये शीघ्रता से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। आपको पता है ये गैस है, क्या है? गैस, लेकिन द्रव में परिवर्तित करना है तो शीघ्रता से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, ये जल में विलेय है। जल में क्या है? ये विलेय है, और जल में ये घुल जाता है बहुत आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल में घुल जाता है। बट एक चीज याद रखनी है, यहाँ पर ये ठंडे जल में विलेय है। किसमें? ठंडे जल में विलेय है। ध्यान रखना, ठंडे जल में विलेय है। यदि आपका जो जल है वो गर्म होगा तो गर्म जल में ये विलेय नहीं है, तो ध्यान रखना ये ठंडे जल में विलेय है। ठीक है, चलो अब आप हेडिंग डालो अपनी कॉपी पे, स्क्रीनशॉट लो इसका, है ना, और आप हेडिंग डालो अपनी कॉपी में रासायनिक गुण। कौन सी गुण? रासायनिक गुण। ठीक है, अब भौतिक गुण हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब जो आपका H2S है, इसके हम पढ़ते हैं रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण। ठीक है, तो रासायनिक गुण नंबर 1, रासायनिक गुण नंबर 1 अपनी कॉपी में हेडिंग डाल देंगे, ऊष्मा का प्रभाव। किसका प्रभाव? ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का
प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव मतलब ऊष्मा मतलब क्या होता है? ताप। ऊष्मा का मतलब क्या होता है? ताप। मतलब आपको इसको गर्म करना है, ठीक है। यदि आप इस H2S को गर्म करोगे, इस H2S को आप क्या करोगे? गर्म। वो ही आपका 310 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, यदि इस H2S को आप गर्म करोगे तो इसमें बन जाएगी H2 गैस, H2 अलग और S अलग, मतलब आपका ये बन गया गंधक। तो H2S से हाइड्रोजन सल्फाइड से भी आप गंधक बना सकते हो। ध्यान रखना है, आपको क्या रखना है यार? H2S ऊष्मा का प्रभाव। यदि आप H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को गर्म करते हो तो हाइड्रोजन गैस बनती है और क्या बनता है? गंधक बनता है। समझ गए ना? चलो, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 मतलब इसका दहन कराना है। क्या कराना है? दहन। दहन मतलब इसको जलाना है, जलाना है। तो आपको पता ही है मेरे भाई, किसी भी पदार्थ को जलाते हो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बिना ऑक्सीजन के किसी भी पदार्थ को आप जला नहीं सकते। बिना ऑक्सीजन के आप किसी पदार्थ को जला नहीं सकते, ठीक है। तो आपको इस H2S को जलाना है, इस H2S को आपको जलाना है, मतलब आपको ऑक्सीजन से क्रिया करानी है। जलाना है मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करानी है। तो जैसे ही आप ऑक्सीजन से क्रिया कराओगे तो ऑक्सीजन H के साथ जब मिलेगा तो बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा? H2O। और ये ऑक्सीजन S के साथ मिलेगा तो बन जाएगा SO2, ठीक है। तो ध्यान रखना है, यदि आप H2S को जलाओगे तो H2O और SO2 आपका बनकर तैयार हो जाएगा। इन रिएक्शंस को मेरे भाई बैलेंस कर लेना आप लोग, ठीक है। बैलेंस करना आना चाहिए, और यदि बैलेंस करना नहीं आता तो मेरे 11th क्लास में मैंने वीडियो बनाई है, उसको आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो आप गणेशाय वर्ल्ड के नाम से सर्च कर लेना, ठीक है, कि रासायनिक समीकरण संतुलित करना वाय गणेशाय वर्ल्ड, ये सर्च करोगे तो ये वीडियो मिल जाएगी। बहुत अच्छे से उसमें समझाया है, तो आप जो हमेशा के लिए इसकी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये आप इतना याद रखना, दहन करा दिया, ठीक है। चलो, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अगला गुण आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो, तीसरा गुण है धातुओं से क्रिया, ठीक है। धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया, ठीक है। चलो, धातु कौन सी उठा ले? आपकी जो मर्जी वो, ठीक है। मैं जिंक धातु उठा लूं तो देखो, इस जिंक धातु से यदि H2S की क्रिया कराएंगे, है ना, तो आपको पता है Zn पर क्या होता है? प्लस होता है। तो Zn किसको लेगा? S को लेगा। तो Zn और जो आपका S है वो बन जाएगा ZnS। क्या बन जाएगा? ZnS। बचा क्या? H2, मतलब ये बन गया आपका H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, जब इसकी आप धातु से क्रिया कराओगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। आप दूसरी धातु से करा सकते हो, जैसे आपने Na ले लिया, सोडियम धातु ले ली, और इसकी आप इससे क्रिया करा दोगे तो यहाँ से Na और S आपस में क्रिया कर जाएंगे, और NaS आपस में क्रिया करेंगे तो Na पर 1 प्लस, S पर 2 माइनस, तो ये इधर और ये इधर। अब Zn पर 2 प्लस था, इस पर 2 माइनस था, तो इसका 2 प्लस इसके 2 माइनस से कैंसिल हो गया, है ना, तो ZnS बन गया। बट यहाँ तो अलग अलग है, कैंसिल नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? Na2S सोडियम सल्फाइड। यहाँ जिंक सल्फाइड, यहाँ सोडियम सल्फाइड, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये क्या है? धातु है और ये सल्फाइड है। तो जिंक सल्फाइड, ये सोडियम सल्फाइड, मतलब ये धात्विक सल्फाइड है। क्या है? धात्विक सल्फाइड। और धात्विक सल्फाइड में ये क्या है? जिंक सल्फाइड और ये सोडियम सल्फाइड। इनको हम धातुओं के सल्फाइड है ना, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं धात्विक सल्फाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपकी फोर्थ हेडिंग है वो आप डाल दो अधातुओं से क्रिया। अधातुओं से क्रिया, अधातुओं से क्रिया आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो अधातुओं से क्रिया, तो अधातु ले लो। देखो, ये आपका H2S है। क्या है? H2S। अधातु जैसे मैंने ले ली Cl2। क्या ले ली? Cl2, ठीक है। तो H और Cl क्या बना लेंगे? HCl। H तो सोच ही रहा है कि हमें कोई माइनस वाला मिल जाए, H पर प्लस होता है ना, Cl पर माइनस, क्योंकि प्लस माइनस वाले यौगिक बनाते हैं। तो H और Cl ने मिलकर बना लिया HCl। अब बचा कौन? S, तो ये बन गया S। क्या बन गया? S। इसी प्रकार H2S की यदि हम Br2 से क्रिया कराए, है ना, तो बन जाएगा HBr और S बाहर, तो ध्यान रखना गंधक बन जाएगा। तो ये अधातुओं से क्रिया। तो ये हमने देखे इसके भौतिक गुण। क्या देखे हमने? भौतिक गुण, सॉरी रासायनिक गुण। कौन से गुण? रासायनिक गुण। अब बचे उपयोग। इस H2S के बचे उपयोग। तो उपयोग नंबर इसका 1, गंधक बनाने में। गंधक बन रहा है क्या?
बन रहा है गंधक, तो पहला उपयोग लिख लेना गंधक बनाने में। ओके, दूसरा, क्या हाइड्रोजन गैस यहां पर बन रही है? बिल्कुल, तो दूसरा उपयोग लिख लेना हाइड्रोजन गैस बनाने में। तीसरा, क्या धात्विक सल्फाइड, ये धातुओं के सल्फाइड बन रहे हैं, तो धात्विक सल्फाइड बनाने में उसका उपयोग हो सकता है, तो तीसरा उपयोग लिख लेना धात्विक सल्फाइड बनाने में, धात्विक सल्फाइड बनाने में। ठीक है, तो इस टाइप से आपने इतना सब पढ़ा है, तो 4-5 इसके उपयोग लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा SO2 और H2S टोटली फिनिश हो चुका है, और हम आज इस यूनिट को, यूनिट 7 थी, इसको भी पूरा फिनिश कर चुके हैं। अगली यूनिट आपकी कल से स्टार्ट होगी, जो होगी यूनिट 8, यूनिट 8 पी ब्लॉक एलिमेंट सेकंड। अभी हम पढ़ रहे थे फर्स्ट, अब हम पढ़ेंगे सेकंड। ठीक है, तो अच्छे से समझो मेरे भाई, पढ़ो, वीडियो को देखो अच्छे से, कॉपी में लिखो, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।